हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वन लाइनर करने जा रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, खास करके बिजली विभाग जो ग्रेड 3 एग्जाम है बिहार गवर्नमेंट का और रेलवे एएलपी के लिए। ठीक है, देखिए इसमें फर्स्ट क्या कर रहा है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है। मतलब थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्टिंग होता है। इंडक्शन मोटर की दक्षता 80 से 90% होती है। इंडक्शन मोटर की दक्षता कितनी होती है? 80 से 90%। यदि थ्री फेज प्रेरण मोटर अपने अनुमानित वोल्टेज से 25% कम आपूर्ति पर चलता है तो मोटर गर्म और क्षतिग्रस्त हो सकती है। मतलब यदि थ्री फेज प्रेरण मोटर अपने अनुमानित वोल्टेज से 25% कम आपूर्ति पर चलता है तो मोटर गर्म और क्षतिग्रस्त हो सकती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की गति रोटर की ओर से नियंत्रित नहीं की जा सकती है। मतलब स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की गति रोटर की ओर से नियंत्रित नहीं की जा सकती है। सिंगल केज रोटर प्रायः, सिंगल केज नहीं होगा, फेज होगा। सिंगल फेज रोटर प्रायः निम्न अश्व शक्ति 50 हॉर्स पावर एचपी से कम पर प्रयोग की जाती है। मतलब सिंगल फेज मोटर का प्रयोग आपको 50 एचपी से कम पर किया जाएगा। डबल फेज फेज होगा, केज नहीं, डबल फेज रोटर प्रायः उच्च अश्व शक्ति 50 हॉर्स पावर से अधिक पर प्रयोग की जाती है। पिंजरा प्रेरण मोटर में अति निम्न प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है, लौ। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क होता है किसमें? पिंजरा प्रेरण मोटर में। पिंजरा प्रेरण मोटर में लौ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक है, स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले अधिक धारा के विरुद्ध सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले अधिक धारा के विरुद्ध सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। स्टार्टर में प्रयुक्त एनवीसी एनवीसी मोटर का को निम्न वोल्टेज से बचाता है। एनवीसी स्टार्टर में जो प्रयुक्त होता है एनवीसी मोटर को निम्न वोल्टेज से बचाता है। एनवीसी का फुल फॉर्म होता है नॉन वोल्ट ट्रिप कॉइल। नॉन वोल्ट ट्रिप कॉइल, नॉन वोल्ट ट्रिप कॉइल क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एनवीसी का नॉन वोल्ट ट्रिप कॉइल। ठीक है, कह रहा है कि प्रेरण मोटर में प्रयुक्त वायरिंग बॉल वायरिंग होती है। प्रेरण मोटर में प्रायः रोटर खांचे का तिरछा रखा जाता है ताकि मोटर कम शोर करे और मोटर लॉकिंग की प्रवृत्ति समाप्त हो सके। प्रेरण मोटर में प्रयुक्त प्रेरण मोटर में प्रयुक्त वायरिंग बियरिंग बॉल वायरिंग होते हैं। प्रेरण मोटर में प्रायः रोटर खांचे को तिरछा रखा जाता है ताकि मोटर कम शोर करे और मोटर लॉकिंग की प्रवृत्ति समाप्त हो सके। मोटर में ओवर हीटिंग के कारण क्रमशः लोड ओवरलोड, निम्न आवृत्ति, शॉर्ट बियरिंग, वायु अंतराल समान न होना। मतलब मोटर में ओवर हीटिंग के कारण क्रमशः क्या क्या होता है? ओवरलोड होता है, निम्न आवृत्ति होती है, शॉर्ट बियरिंग होता है, वायु अंतराल समान न होना होता है। किसका? ओवर हीटिंग का कारण ये सब है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का शक्ति गुणांक 0.8 पश्च होता है, पश्च होता है, मतलब लैगिंग होता है, लैगिंग होता है। ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का पश्च गुणांक लगभग 0.8 पश्च लैगिंग होता है। वीवीआई क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि प्रेरण मोटर का वृत्त आरेख बनाकर निम्न अभिलक्षणों को सरलता से ज्ञात करें। प्रेरण मोटर का वृत्त वृत्त आरेख बनाकर निम्न अभिलक्षणों को सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। मोटर की दक्षता आपको निकाल सकते हैं। स्टेटर टार्म हानि, रोटर का निर्गत गति, बलाघूर्ण, स्थिर हानियां, रोटर टार्म हानि, स्लिप, शक्ति गुणांक, अधिकतम निविष्ट इनपुट भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि उच्च गति की मोटर की जगह निम्न गति की मोटर खरीदी जाती है तो इसका मूल्य अधिक होगा, और यदि उच्च गति की मोटर की जगह निम्न गति की मोटर खरीदी जाती है तो इसका मूल्य क्या होगा? अधिक होगा, ज्यादा पैसा लगेगा। प्रेरण मोटर द्वारा स्टार्टिंग के समय में अधिक धारा लेने का कारण शून्य विरोधी विरुद्धवाहक बल है। प्रेरण मोटर द्वारा स्टार्टिंग के समय अधिक धारा लेने का कारण शून्य विरोधी विरुद्धवाहक बल है। थ्री फेज सप्लाई से प्राप्त घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र का मान सिंगल फेज द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान का 1.5 गुना तथा स्थिर होता है। 1.5 गुना तथा स्थिर होता है। थ्री फेज सप्लाई से प्राप्त घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र का मान सिंगल फेज द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान का 1/5 गुना तथा स्थिर होता है।
प्रेरण मोटर में वायु अंतराल की लंबाई कम करने से शक्ति गुणांक में सुधार होता है। प्रेरण मोटर में वायु अंतराल की लंबाई कम करने से शक्ति गुणांक में सुधार होता है। अगर मोटर में हर जगह वायु अंतराल समान न हो तो मोटर समान गति पर नहीं चलेगी। अगर मोटर में हर जगह वायु अंतराल समान न हो तो मोटर समान गति से नहीं चलेगी। जब प्रेरण मोटर को विद्युत सप्लाई दी जाती है तब प्रारंभ में रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल उच्चतम होता है। जब प्रेरण मोटर को विद्युत सप्लाई दी जाती है तब प्रारंभ में रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल उच्चतम होता है। एक पिंजर रोटर इंडक्शन मोटर में ब्लेड का कार्य रोटर को ठंडा रखना होता है। एक पिंजर रोटर में इंडक्शन मोटर में ब्लेड का कार्य रोटर को ठंडा रखना होता है। विभिन्न औजारों के ऑपरेशन के लिए जहां कम स्पीड की आवश्यकता होती है वहां एक फेज इंडक्शन मोटर सर्वाधिक उपयुक्त होता है। विभिन्न औजारों के ऑपरेशन के लिए जहां कम स्पीड की आवश्यकता होती है वहां एक फेज इंडक्शन मोटर सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इंडक्शन मोटर में स्टेटर फ्रेम का उपयोग फ्लक्स के रिटर्न पथ की भांति के होता है। इंडक्शन मोटर में स्टेटर फ्रेम का उपयोग फ्लक्स के रिटर्न पथ की भांति होता है। प्रेरण मोटर एक निश्चित बलागुण जो निर्धारित बलागुण की तुलना में कम होता है के साथ स्वचालित होती है। प्रेरण मोटर एक निश्चित बलागुण जो निर्धारित बलागुण की तुलना में कम होता है के साथ स्वचालित होती है। एक प्रेरण मोटर की सामान्यतः अधिकतम गति 3000 आरपीएम हो सकती है, मतलब 3000 आरपीएम हो सकती है। एक प्रेरण मोटर की सामान्यतः अधिकतम गति 3000 आरपीएम हो सकती है। प्रेरण मोटर की गति को दक्षता में कमी किए बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। प्रेरण मोटर की गति को दक्षता में कमी किए बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। डीसी शंट मोटर के समान इसकी गति लोड बढ़ने के साथ घटती है। डीसी शंट मोटर के समान इसकी गति लोड बढ़ने के साथ घटती है। इसका प्रारंभिक बलागुण डीसी शंट मोटर की अपेक्षा बहुत कम होता है, कुछ कम होता है। इसका प्रारंभिक बलागुण डीसी शंट मोटर की अपेक्षा कुछ कम होता है। थ्री फेज प्रेरण मोटर में उत्पन्न विद्युत बलागुण स्लिप, मतलब थ्री फेज प्रेरण मोटर में उत्पन्न बलागुण स्लिप के समानुपाती होता है। थ्री फेज मोटर में उत्पन्न बलागुण स्लिप के समानुपाती होता है, मतलब उत्पन्न जो बलागुण होगा, टॉर्क फोर्स होगा, ये क्या होगा, स्लिप के समानुपाती होगा। ठीक है, स्लिप बढ़ेगा तो क्या होगा, बलागुण भी बढ़ेगा, बलागुण बढ़ेगा तो स्लिप भी बढ़ेगा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में अधिकतम रनिंग टॉर्क R2 जो होता है इक्वल टू SX2 होना चाहिए। स्लिप का परसेंट निकालने के लिए NS, मतलब सिंक्रोनस स्पीड मोटर का, और रोटर का स्पीड बाई NS होता है। S इक्वल टू FR बाई F होता है। S इक्वल टू R2 बाई X2 होता है। ठीक है, थ्री फेज प्रेरण मोटर में टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वेलोसिटी के स्क्वायर का, वोल्ट के स्क्वायर का, सॉरी। थ्री फेज प्रेरण मोटर में टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्ट का स्क्वायर का। करा रोटर की आवृत्ति एफ जो होता है रोटर की आवृत्ति जो इंटू एस इंटू एफ होता है, मतलब स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ आर इक्वल टू आवृत्ति आपूर्ति आवृत्ति है। ठीक है, स्थिर अवस्था में रोटर धारा की आवृत्ति एफ सप्लाई आवृत्ति के समान होती है। स्थिर अवस्था में रोटर धारा की आवृत्ति एफ सप्लाई आवृत्ति के समान होती है। थ्री फेज प्रेरण मोटर में रोटर धारा द्वारा उत्पन्न एमएमएफ स्टेटर एमएमएफ के सापेक्ष स्थिर होता है। एमएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैग्नेटो मोटिव फोर्स होता है किसका, एमएमएफ का फुल फॉर्म मैग्नेटो मोटिव फोर्स होता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि थ्री फेज प्रेरण मोटर में रोटर धारा द्वारा उत्पन्न एमएमएफ स्टेटर एमएमएफ के सापेक्ष होता है। एमएमएफ का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटो मोटिव फोर्स। ठीक है, प्रेरण मोटर में अधिकतम बलागुण जो होता है V स्क्वायर बाई X2 के अनुसार बदलता है। प्रेरण मोटर में अधिकतम बलागुण V स्क्वायर बाई X2 के अनुसार बदलता है। प्रेरण मोटर में अधिकतम बलागुण V2 स्क्वायर बाई X2 के अनुसार बदलता है। V2 जो आपका होता है, जब हम बात करते हैं किसका, X2 का, तो X2 को हम रोटर रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोटर प्रतिघात, रोटर रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। ठीक है, और V2 तो क्या होता है, वोल्टेज का स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ प्रेरण मोटर में निर्भर धारा, प्रेरण मोटर में निर्भर धारा नो लोड करंट, निर्भर धारा जिसको बोलते हैं नो लोड करंट ट्रांसफर की अपेक्षा अधिक होती है। प्रेरण मोटर में निर्भर धारा नो लोड करंट ट्रांसफर की अपेक्षा अधिक होती है। चार पोल एसी में
मशीन में कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री 720 होती है। 4 पोल एसी मशीन में कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री 720 होती है। ठीक है, 4 पोल, 4 दूना 8 हो गया, 4 से अब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। 1 2 के बीच में 90 डिग्री होता है, तो 9 8 कितना हो गया, 72 720। प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार खोखले बेलन जैसा होता है। प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार खोखले बेलन जैसा होता है। खोखले बेलन जैसा होता है, किसके जैसा, खोखले बेलन जैसा था। प्रेरण मोटर में क्रॉलिंग का अर्थ मोटर की निर्धारित गति का 10% से 15% होना। प्रेरण मोटर में क्रॉलिंग का अर्थ होता है मोटर की निर्धारित गति से 10% से 15% होना। बियरिंग खराब होने की वजह से मोटर धीमी गति से चलने लगती है। बियरिंग खराब हो जाता है तो मोटर क्या होगा, धीमी गति से चलेगी। यदि मोटर स्थिर है तो स्लिप का मान 100% होगा। यदि मोटर क्या है, स्थिर है, तो स्लिप का मान कितना होगा, 100%। डीओएल स्टार्टर 5 एचपी तक और स्टार डेल्टा स्टार्टर 20 एचपी तक। डीओएल स्टार्टर 5 एचपी तक और स्टार डेल्टा स्टार्टर 20 एचपी तक एक एवं ऑटो ट्रांसफर स्टार्टर का प्रयोग 20 एचपी से अधिक की मोटर के लिए किया जाता है। मतलब डीओएल स्टार्टर होगा वो आपका 5 एचपी तक होगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर 20 एचपी तक होगा और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो होगा 20 एचपी से अधिक के लिए होगा। डीओएल का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन, डायरेक्ट ऑनलाइन। डीओएल का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन। ठीक है, चलिए, डायरेक्ट ऑनलाइन जो स्टार्टर होगा उस 5 एचपी तक का रहेगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर 20 एचपी तक और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर 20 एचपी से अधिक तक। ठीक है, डीओएल डायरेक्ट ऑनलाइन। ठीक है, स्टार्टर में टीएसटी बाई टीएफ जो होता है आपका, तो आईएसटी बाई आईएफआई का होल स्क्वायर इंटू एसएसएफटी होता है। अब देखिए स्टार्टर में टीएसटी बाई टीएफएल इक्वल टू आईएसटी बाई आईएफएल का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू एसएफएल। अब देखिए टीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क ये होगा आपका टीएसटी जो है लिखा हुआ, इसका मतलब स्टार्टिंग टॉर्क हुआ। टीएफएल का मतलब हुआ, टीएफएल का बात जब करते हैं तो उसका होगा फुल लोड टॉर्क, फुल लोड टॉर्क। ठीक है, अब देखिए इसका फुल जानना जरूरी है, नहीं तो फार्मूला आपको नहीं पता चलेगा। करा कि आई का मतलब होता है स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग करंट, और आईएफएल का मतलब होता है फुल लोड करंट, और इनटू एसएफएल का मतलब होता है जो बात करते हैं स्लिप, क्या फुल लोड स्लिप, फुल लोड स्लिप होगा। ठीक है, स्लिप होगा, तो ये आप फार्मूला समझ लीजिए। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर में टीएसटी जो होगा स्टार्टिंग टॉर्क बाय टीएफआई एल, टीएफएल मतलब फुल लोड टॉर्क इक्वल टू 1/3 मतलब क्या, स्टार्टिंग करंट और क्या फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इंटू क्या स्टार्टिंग क्या आपको जब हो जाएगा स्लिप, मतलब क्या फुल लोड स्लिप हो जाएगा। तो देखिए ये स्टार डेल्टा में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फुल लोड स्लिप का, और ड्यूअल में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फुल लोड स्लिप का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में स्टार्टर में होगा वही स्टार्टिंग टॉर्क बाय फुल लोड टॉर्क इक्वल टू के स्क्वायर इंटू क्या होगा, फाइनल स्टार्टिंग करंट बाय फाइनल करंट फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इंटू फुल लोड स्लिप। ठीक है, स्लिप रिंग में मोटर को रोटर प्रतिरोध स्टार्टर भी कहते हैं। स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर को रोटर प्रतिरोध स्टार्टर भी कहते हैं। स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर को रोटर प्रतिरोध स्टार्टर भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ से हम सोल्व नोमरिकल देखेंगे। चलिए नोमरिकल देखिए, फर्स्ट को नोमरिकल क्या कर रहा है, एक 3 फेज 8 पोल इंडक्शन मोटर को 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज से आपूर्ति की जाती है। यदि स्लिप 4% हो तो रोटर की गति ज्ञात करें। रोटर की गति निकालने के लिए आपसे कहा है। देखिए अब देखिए एन एस इक्वल टू क्या होता है आपका, एन एस इक्वल टू होता है 120 इंटू एफ बाई क्या पी। तो देखिए 120, एफ का वैल्यू कितना है आपका, एफ का वैल्यू है 8 पोल है ना, तो आप फ्रीक्वेंसी कितना है आपका 50 हर्ट्ज बाई कितना हो जाएगा आपका 8, 8 से 15 बढ़ाना 120, अब 15 5 75 कितना आया 750, 750 आ गया। तो हमारा कितना आया था आपका 750 आया था, एनएस आया था जो हम पहले करके दिखाएं। अब देखिए एन आर इक्वल टू क्या बोला था मैं, एन एस इंटू 1 माइनस एस। अब ये एस का 0.04 आएगा जब परसेंटेज हटाइएगा, तो ये एन एस कितना है 750 निकला था, इंटू 1 माइनस कितना होगा 0.04। अभी करेंगे 750 इंटू कितना 0.96, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 750 इंटू 0.96 को, तो लगभग कितना आएगा 9 7 63 63
63 हो गया तो 9 7 63 630 कितना आएगा लगभग देख लीजिए। देखिए ये आपका कितना 720 आएगा, कितना आएगा 720 आरपीएम आएगा एनआर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, चलिए फार्मूला आप समझ गए। पहले एनएस का फार्मूला लगाना पड़ेगा हमको, उससे एनएस निकालना पड़ेगा, फिर एनआर का फार्मूला लगाना पड़ेगा, फिर निकल जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 पोल इंडक्शन मोटर की स्टेटर की आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ज है। नंबर ऑफ पोल कितना आपका 6 है और फ्रीक्वेंसी कितना आपका 50 हर्ज है और रोटर की आवृत्ति 2 हर्ज है। रोटर की आवृत्ति क्या है, आपूर्ति आवृत्ति 50 हर्ज है, रोटर की आवृत्ति आपको 6 हर्ज दिया है। एनएफ कितना दिया है, रोटर के आरएफ रोटर की आवृत्ति कितना दिया है 2 हर्ज। तो स्लिप की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जब हम बात करते हैं, देखिए पोल 6 पोल ये रोटर स्टेटर आवृत्ति है, तो रोटर की आवृत्ति एफ आर इक्वल टू क्या होता है 2 जेड दिया हुआ है आपका एच जेड, 2 फ्रीक्वेंसी दिया है तो एफ आर इक्वल टू एस एफ। ठीक है, स्लिप फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है एस निकालते हैं तो क्या होता है एफ आर बाई क्या होता है एफ एस। अब एफ आर कितना है आपका मिनट 2 बाई कितना हो जाएगा 25 50 इंटू 100 कितना हो जाएगा 50 से 2 बार में 2 दूना कितना 4%। सी हो जाएगा आंसर। समझ में आया, देख लीजिए एक बार और देखिए हमको क्या सारा चीज दिया हुआ है यहाँ से। अब एस इक्वल टू क्या होगा एस परसेंटेज अगर निकालना है तो एफ आर बाई क्या होगा एफ एस और इंटू क्या होगा 100, मतलब रोटर की फ्रीक्वेंसी बाई स्लिप की अति रोटर की फ्रीक्वेंसी बाई सिंक्रोनस मोटर की फ्रीक्वेंसी बाई क्या होगा इंटू 100। तो एफ आर कितना था 2 बाई कितना 50 इंटू 100 तो 2 4%। ठीक है, आगे एक 6 पोल 3 फेज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर 600 वोल्ट 50 हर्ज पर चलता है। इसमें प्रति फेज 0.04 ओम का रोटर प्रतिरोध है और प्रति फेज 0.5 ओम का स्टैंड स्टील प्रतिघात है। तो मोटर की वह गति क्या होगी जिस पर टॉर्क अधिकतम होगा, ये पूछा हुआ है किसमें BSPCL में। देखिए मैक्सिमम टॉर्क की शर्तें होता है क्या R2 इक्वल टू S इंटू X2। ठीक है, अब देखिए यहाँ 0.404 दिया है R2 का वैल्यू, क्या रोटर का जो आपका प्रतिरोध है वो S इंटू 0.5, यहाँ से आप S निकालेंगे तो कितना होगा 0.08 निकलेगा। एन एस इक्वल टू 120 इंटू एफ होता है तो 120 इंटू 50 बाई एफ करेंगे तो 1000 आरपीएम निकलेगा। अब एन आर तो आपको पते है 1 माइनस 0.08 मतलब 1 माइनस एस इंटू एन एस, तो यहाँ से कितना निकलेगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 920 आरपीएम निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये भी पूछा हुआ है BSPCL में, एक 3 फेज 50 हर्ज इंडक्शन मोटर को 1440 आरपीएम पर चलाता है तो मशीन के पोल्स की संख्या कितनी होगी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है, एनआर का वैल्यू 1440 दिया है, रोटर की देखिए हर्ज और इतना आरपीएम पर चलता है। ठीक है, अब रोटर की गति दिया है 1440। ठीक है, तो मशीन में पोल्स की संख्या ज्ञात करें तो एनएस कितना है आपका सिंक्रोनस स्पीड आप निकालेंगे यहाँ से एन एस इक्वल टू 120 करके तो ये कितना आएगा आपका, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा पोल निकलेगा यहाँ से नंबर ऑफ पोल्स। तो ये देखिए 1500 आपका एन एस निकला है। एन एस कैसे 1500 निकला है तो देखिए एन एस इक्वल टू क्या होता है 120 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 बाई 100 करेंगे, 50 बाई पोल नंबर ऑफ पोल कितना है आपका नंबर ऑफ पोल कितना था यहाँ से, नंबर ऑफ पोल से तो निकालना ही है, नंबर ऑफ पोल से निकालना है। ठीक है, और आपका ये जो नंबर ऑफ पोल से निकालना ही है। हाँ, तो नंबर ऑफ पोल से निकालने के लिए आप क्या करेंगे 120 इंटू 50 बाई 1500। अब 1500 कैसे आया है तो ये 1500 देखिए एक मिनट देखिए अगर 1440 आरपीएम रहेगा और 50 हर्ज रहेगा तो सिंक्रोनस स्पीड, इसीलिए इसका सिंक्रोनस स्पीड कितना हो जाएगा 1500 आरपीएम हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ पोल्स 4 हो जाएगा। ठीक है, एक 12 पोल 50 हर्ज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर का रोटर रेसिस्टेंस एवं रिएक्टेंस क्रमशः 0.2 ओम और 0.3 ओम प्रति फेज है। यदि 250 आरपीएम गति पर उनका फुल लोड टॉर्क प्राप्त कर रहा है तो फुल लोड टॉर्क का अधिकतम टॉर्क से क्या अनुपात होगा, मतलब आपका निकालना है फुल लोड टॉर्क बाय टी मैक्सिमम। देखिए ये निकालना है, देखिए पोल दिया है कितना 12, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ज और x2 जो है ये आपका रिएक्टेंस है कितना 0.3 ओम प्रति फेज और R2 जो है आपका 0.02 फेज है जिसको हम बोलते हैं क्या, ये भी रिएक्टेंस है रोटर का। और NR जो है आपका कितना दिया है, रोटर का स्पीड दिया है 50 आरपीएम। ठीक है, अब देखिए TFL बाई टी निकालना है, टी मैक्सिमम टॉर्क फुल बाई टॉर्क फुल लोड बाई टॉर्क मैक्सिमम निकालना है। तो टॉर्क फुल लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
एस एफ आर टू बाई आर टू का होल स्क्वायर एस एफ एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस में। अब देखिए टी मैक्सिमम जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/2 एक्स टू का, ठीक है। तो टी एफ एल बाई टी मैक्स जो आपको निकालना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 आर टू एक्स टू बाई आर टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू एस एफ इंटू एक्स टू का होल स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ से आ गया आपका ये फार्मूला हमको, क्योंकि टी मैक्सिमम है तो यहाँ से डालेंगे तो ये फार्मूला आ गया, एक नंबर बन गया। यहाँ से आपको पहले एन एस निकालना पड़ेगा। एन एस क्या होता है 120 एफ बाई पी, तो 120 बाई 50 बाई 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 500 आरपीएम आ जाएगा। अब आपको एस एफ निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, एस एफ निकालने के लिए होता है आपका एन एस माइनस एन आर बाय एन एस, ठीक है। इस पर फार्मूला पर डालेंगे आप तो क्या निकल जाएगा आपका एस एफ निकल जाएगा। देखिए एस एफ निकल गया, एस एफ कितना निकला देखिए 0.5। अब समीकरण एक में इस सारा वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 0.2 बाई 0.3, 0.2 का होल स्क्वायर बाई 0.3 इंटू प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, तो ये लगभग कितना आएगा वैल्यू 0.26 जो 0.24 के बराबर है। ये आपका आंसर हो जाएगा 0.24, ठीक है। 0.24 के बराबर आंसर हो जाएगा आपका 0.24। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतना हम नहीं लिख सकते थे स्क्रीन पर तो इसीलिए आपको ऐसे ही डायरेक्ट बता दिए हम। अब देखिए यहाँ करें कि मान लीजिए कि एक 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज प्रेरण मोटर 1425 आरपीएम पर चल रही है, तो मोटर द्वारा रोटर की धारा आवृत्ति कितनी होगी। मोटर की धारा आवृत्ति कह रही है, देखिए 4 पोल है 50 हर्ट्ज है और एन आर कितना है 1425। अब देखिए यहाँ एन एस इक्वल टू क्या होता है 120 माइनस इंटू एफ बाई पी, तो ये 4 से कटेगा 30 बार में 3 5 15 1500 आरपीएम हो गया। अब स्लिप इक्वल टू होता है एन एस माइनस एन आर बाई एन एस, तब 1500 माइनस 1425 बाई 1500 75 बाई 1500। अब देखिए 75 दूना होता है 150, 1/20 हुआ, 1/20 को कैंसिल करेंगे डिवाइड करेंगे तो 0.05 आएगा एस इक्वल टू। रोटर की आवृत्ति इक्वल टू होता है एफ आर, रोटर की आवृत्ति इक्वल टू एस इंटू रोटर की आवृत्ति, रोटर की आवृत्ति इक्वल टू एस इंटू क्या होगा आपका स्लिप जो है एस स्लिप है और रोटर की आवृत्ति हो जाएगा आपका। तो रोटर की आवृत्ति एफ जो है आपका ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो देखिए ये कितना था 0.05 इंटू कितना हो जाएगा 50, इसको करेंगे तो आपका कितना होगा 2.5 के बराबर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 50 हर्ज 2 पोल प्रेरण मोटर का पूर्ण भार पर 5% स्लिप पर चलती है, तो इसका तुल्यकालिक गति क्या होगा। तो एन एस इक्वल टू क्या होता है 120 इंटू एफ बाई पी 3000 आरपीएम, इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंजरी प्रेरण मोटर को 50 हर्ज आवृत्ति वाली आपूर्ति के लिए बनाया गया है, जब इसे 60 हर्ज आवृत्ति वाली आपूर्ति पर संयोजित करने के पर क्या घटित होता है। तो क्या घटित होगा, निर्धारित चाल की 6/5 भाग से चलेगी। कैसे देखिए निर्धारित चाल की 6/5 भाग से चलेगी, क्योंकि एन एस इक्वल टू क्या होता है 120 इंटू एफ बाई पी, ठीक है। 120 इंटू एफ बाई पी, तो 120 आप पहला क्या है 50 बाई कितना है 50 बाई पी कितना था एक बिजली मोटर का, तो आपूर्ति है 150 बाई पी हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या होगा, दूसरा में फिर से आप करेंगे तो 120 इंटू कितना 60 बाई पी हो जाएगा, ठीक है। 60 बाई पी हो जाएगा, तो 60 बाई पी हो जाएगा, दोनों बार निकालेंगे हम, तो दोनों बार निकालेंगे तो ये देखिए तुल्यकालिक गति आरपीएम होगा, ध्रुवों की संख्या और स्पीड। तो जब आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो एन आर इक्वल टू एन एस इंटू 1 माइनस एस हो जाएगा। तो एन आर 1 इक्वल टू 120 इंटू एफ बाई पी, 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका एस हो जाएगा। 1 माइनस क्या हो गया आपका एस हो गया। तो जब 1 माइनस एस हो गया हमको, ये 1 माइनस एस आ गया, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन टू भी ऐसे ही क्या होगा 120 और 50 माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए इक्वेशन टू भी आपका क्या हो जाएगा एन आर टू जो है 120 इंटू 50 1 माइनस एस हो जाएगा। जब आवृत्ति 60 हर्ज होती है, तीन इक्वेशन हो जाए 1 और 2 को तुलनात्मक करेंगे तो एन आर टू इक्वल टू 6/5 एन आर 1 हो जाएगा, जो आपका एन आर 1 हो जाएगा। अब इसी 1 आर 1 हो जाएगा तो ये 6/5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कड़ा की एक 6 ध्रुव 3 फेज 50 हर्ज प्रेरण मोटर का 3% है, सपन 3% है, मतलब एस का वैल्यू है, ये स्लिप 3% है, तो मोटर की गति क्या कीजिए। तो मोटर की गति एन आर इक्वल टू क्या होता है आपका
एन एस इक्वल टू 1 माइनस एस, ठीक है। तो देखिए एन एस इंटू 1 माइनस एस होता है ये। तो एन एस कितना है आपका, यहाँ निकालिएगा एन एस इक्वल टू 120, तो 1000 आएगा। 1000 इंटू 1 माइनस 0.03, ये आपका 970 के इक्वल टू देगा। ये क्या है, सी नंबर ऑप्शन है। चलिए देखिए ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि 900 आरपीएम पर चल रही 50 और 6 दूर 3 प्रेरण मोटर की लगभग दक्षता कितनी होगी। लगभग दक्षता निकालने के लिए कहा है। तो लगभग दक्षता क्या होता है, नीटा परसेंट, ये होगा एन आर बाई एन एस इंटू 100। अब देखिए एन एस निकालने के लिए 120 इंटू एफ ई बाई 6, 1000 आर पी एम आएगा। एन आर कितना है आपका 900 बाई 1000 गुने 100, ये कितना देगा 90% के इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि किसी एक वर्कशॉप में एक 5 हॉर्स पावर और 415 वोल्ट, ठीक है, मीटर 3 फेज मोटर लगाया गया है। इस मोटर के लिए निम्नलिखित में से किस डिस्कनेक्टिंग स्विच का चयन किया जाना चाहिए। मान लेते हैं कि दक्षता कितना 85%। अब देखिए आपका पावर कितना है 5 HP, इसको 746 से करेंगे तो 3730 वाट आएगा। वोल्टेज 415 वोल्टेज है, एफिशिएंसी 85% है। कॉस फाइव जो है पावर फैक्टर वो कितना है 0.8 है 3 फेज मोटर के लिए। तो रनिंग करंट जो होता है वो होता है रेटेड वोल्टेज इंटू √3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर इंटू एफिशिएंसी। अब देखिए स्टार्टिंग करंट जो होता है आपका 4 इंटू रनिंग करंट, 4 इंटू 3730 आई √3 400 टू 15 0.8 0.85, ये कितना 30.52 एम्पियर आसपास आएगा। अतः कार्यशाला पर स्विच की रेटिंग 415 वोल्ट और 32 एम्पियर होना चाहिए। 30.52 है तो इसका मतलब किसके आसपास है 32 एम्पियर के आसपास, ठीक है। ज़्यादा वाला लेते हैं। कड़ा की मोटर की गति शून्य लोड पर 1100 आरपीएम से रेटेड लोड पर 1050 आरपीएम घटती है, तो मोटर की स्लिप क्या होगी। तो स्लिप परसेंट इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई एन एस इंटू 100 होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आप निकालोगे तो ये आपका कितना 50/1100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 50 बाई कितना हो जाएगा आपका 50 बाई ये 11 हो जाएगा, जिसका कैंसिल करेंगे तो लगभग 4.54% आएगा। किसी मोटर की तुल्यकाल गति एन एस दिया हुआ है और जबकि इसकी आवृत्ति 50,000 तक पोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो निकलिए जाएगा कितना 1000 एन एस इक्वल टू और 120 इंटू एफ का वैल्यू 50 है, पोल निकालना है। तो पोल इक्वल टू 120 इंटू बाई 1000, 0 कैंसिल 20, 12 बाई कितना आएगा आपका 6, 120, हाँ 6000 बाई 1000 6 आ जाएगा। शक्ति गुणांक 0.6 के साथ 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ी एक एकल फेज मशीन 10 किलोवाट का उपयोग कर रही है, तो केवीए रेटिंग लाइन में धारा अधिकतम होगा। कॉस फाई 0.6 है, आपका वोल्टेज इतना है 10 और पी जो है पावर है 10 किलोवाट, पी इक्वल टू वी आई होता है। यहाँ से आई का वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना देगा, आई का वैल्यू देगा 166/6 एम्पियर इंटू 6। तो केवीए में की डब्ल्यू बाई क्या होता है कॉस फाइव 10/0.6 तो 16.66 केवीए आएगा। एक 10 HP 3 फेज 440 इंडक्शन मोटर का पूर्ण लोड करंट लिमिट में से क्रम में है, तो पूर्ण लोड करंट निकालना है तो कितना आएगा 16.73 एम्पियर, क्योंकि P इक्वल टू 10 HP है तो 735.5 गुने 10 करेंगे तो कितना होगा 7355 वाट आएगा। वोल्ट इक्वल टू इतना है, तो पूर्ण भार धारा जो होता है आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू आपका पी बाई क्या होता है, पी बाई आपको पी बाई भी करते हैं, पी बाई भी करते हैं तो आपका ये आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।